बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम, जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 14वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तन्वा, तुमने अरूज के बारे में क्या सोचा? मौका मिलते ही निम्रा ने झिझकते हुए तन्वा से पूछा। वो दोनों कैंटीन के कॉर्नर वाले टेबल पर बैठी थी, जबकि अबीर अभी कोक लेने गई थी। तन्वा ने चौंक कर उसे देखा। तुम फिर अरूज का किस्सा लेकर बैठ जाओ, उसने खफकी से कहा। अभी तो हमने फैसला किया था कि अरूज का जिक्र नहीं होगा। वो अच्छी लड़की नहीं है, ना उससे तुम दोस्ती रखोगी ना हम। हमसे क्या मुराद है? निम्रा ने कहा। अरूज सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती है, अबीर से नहीं। मैं तो कहती हूँ एक बार उसकी बात सुन लो। तुमने आज तक उससे तफसील से बात नहीं की। जब उससे बात करोगी तो तुम्हें वो अच्छी लगेगी। तन्वा, वो देखो अरूज सामने खड़ी है। अगर तुम कहो तो मैं उसे बुला लाती हूँ। तन्वा ने उस तरफ देखा जिस तरफ निम्रा ने इशारा किया था, फिर सर्द मोड़ी से बोली, तुम उसे बुला लो और यहाँ बैठकर उससे बातें करो, मैं चली जाती हूँ। तन्वा उठने लगी, लेकिन निम्रा ने हाथ पकड़कर रोक लिया। अच्छा ठीक है, खफा मत, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो तुम और अबीर हो। अब अरूज की खातिर तुम दोनों को तो खफा नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो मैं प्रिंसिपल के पास जाकर अरूज की शिकायत करने के लिए भी तैयार हूँ। निम्रा ने बड़ी सहूलत से उसे हैरान कर दिया था। वाकई निम्रा, तुम सच कह रही हो? उसने बेयकीनी से पूछा। 100%, निम्रा झट से बोली। मैंने इस बारे में बहुत सोचा यार, मुझे लगा तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। बेशक अरूज अच्छी है, लेकिन उसकी हरकतें और डिमांड्स गलत है। निम्रा पुरसोच अंदाज में कह रही थी। और वो अपने साथ साथ अक्सर स्टूडेंट्स को भी गलत राह पर लगा रही है। कुछ अच्छी आदत की वजह से कहीं बुरी आदत को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। उसने बड़ी सहूलत से पैंतरा बदल लिया था। अब कोई फ़ायदा नहीं, अभी ने उन दोनों के सामने कोक रखते हुए कहा था। तुमने अपनी जहानत के हाथों मजबूर होकर सबूत ही मिटा दिया। वो अपनी कोक लेने के लिए चली गई। तो सबूत जमा करना क्या मुश्किल है? निम्रा ने चुटकी बजाते हुए कहा। ज़रा अपना फ़ोल्डर दो, निम्रा ने तन्वा से कहा। फिर फ़ोल्डर खोल के उसमें से नोटबुक निकाली और लिखने लगी। क्या कर रही हो निम्रा? तन्वा ने मुतजस्सिस होकर पूछा। जवाबन निम्रा ने उसे ज़रा सब्र करने के लिए कहा था। चंद मिनट बाद वो पेन बंद करते हुए अपना तैयार किया मिशन उसे सुनाने लगी। डियर अरूज, मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें सरोज के नाम का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम जो नहीं कहती तुम्हारी आंखें कह देती और तुम्हारी आंखें से मोहब्बत की ज़बान बोलती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती की कदर करती हूँ और इस मोहब्बत में डूब जाना चाहती हूँ। प्लीज़ इस खत का जवाब जल्दी देना, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी। तभी उसके हाथ से अबीर ने नोटबुक झपट ली और बेहद गुस्से से तन्वा के सामने पटक दी। ये थर्ड रेट फिल्मों के घटिया इश्किया खतूत लिखना बंद करो और थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करो, उसने गज़बनाक अंदाज में कहा। अरूज का तो दिमाग ख़राब है निम्रा, कम से कम तुम तो अकल का नाम लो। मुझे पता है इस खत के ज़रिए तुम अरूज से एक और ख़त लिखवाना चाह रही हो ताकि इस दूसरे ख़त को अरूज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सको। लेकिन इतना भी सोच लो, अगर ये ख़त अरूज ने तन्वा के ख़िलाफ़ बतौर सबूत इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? हम अरूज को रेसिकेट करवाना चाह रहे हैं। अगर ये ख़त किसी के हाथ लगा तो तन्वा कॉलेज से निकाल दी जाएगी, वो दबी आवाज़ में बोल रही थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, निम्रा ने कहा। तुमने जितना सोचा वो भी बेकार ही है, इसलिए प्लीज़ तुम कुछ ना सोचा करो। जब भी सोचती हो कोई तमाशा ही करती हो। अबीर ने अच्छे खासे लत्ते ले डाले। हाँ निम्रा, अबीर बिल्कुल ठीक कह रही है। तन्वा ने घबराकर नोटबुक फोल्डर में रख ली थी। तुम तो बहुत ज़हीन हो अबीर, कितनी दूर की बात सोच लेती हो। मैं तो भाई मुतासिर हो गई हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लें, निम्रा ने मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा था। यही करना पड़ेगा, अबीर ने गुस्से से कहा। फिर वो तीनों बातें करने लगी। वो निम्रा की ब्रेन वॉशिंग करती रही, इस बात से बेखबर कि तकदीर उनके लिए क्या सोच रही है। कोई यकबस्ता तवील सुरंग थी जिसमें अमावस की रात फैली हुई थी, तारीकी और सन्नाटा ऐसा कि दिल में ख्वामखा वसवसे जन्म लेने लगी। कभी कभी कोई आवाज़ समाज से टकराती और अपना मफहूम वाजे किए बिना सन्नाटे में तहलील हो जाती। पुरस्रार पुरहिबत फिजा थी। समीना ने किसी मंजर की तलाश में यहाँ वहाँ गर्दन घुमाई। दूर एक मुरझाई हुई सी किरण रेत के ज़रे की मानिद उनकी बसारत की जद में आ गई। उन्होंने इस किरण का ताक़ुब करने का फ़ैसला किया और समय हुए दिल के साथ टटोल कर कदम रखती आगे बढ़ने लगी। मगर हर बढ़ते कदम के साथ वो रोशनी का मध्यम सा मुनबा उनसे दूर हो रहा था। एकदम उनका पैर किसी भारी सी चीज़ से टकरा और संभलने की कोशिश में वो घुटनों के बल ज़मीन पर आ रहे। एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना उन्होंने छूकर उस भारी चीज़ को पहचानना चाहा। तब उन्हें एहसास हुआ वो भारी चीज़ दरअसल एक बेहिस्सो हरकत इंसानी वजूद था। आन वाहिद में तारीखी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन तारीखी का एहसास ज़रूर छट गया था। फिर उस स्पॉटलाइट जैसे एहसास ने उस वजूद के चेहरे को फोकस किया। जर्द चेहरा, बंद आंखें, रजब
समीना का दिल वहशत से भर गया। उनके लबों से एक घुटी घुटी सी चीख बरामद हुई। प्राइवेट रूम के बेड पर लेटे समीना के पट्टियों में लिपटे वजूद में बेचैनी की लहर सी दौड़ गई थी और सारा जिस्म झटके खाने लगा था। कुर्सी पर ऊँघता जैडी हड़बड़ाकर सीधा हुआ। डॉक्टर! वो बौखलाकर बाहर भागा। समीना तारीकी में रास्ता तलाश करने के लिए हाथ पैर चला रही थी। मम्मी! एक आवाज़ उनके करीब उभरी। समीना के भागते वहशतज़दा कदम ठठक कर रुक गए। तारीकी के पर्दे पर एक चेहरा उभर आया था, चमकदार चेहरा। वो बेचैन हुई, मुस्कुराते हुए नकुश जाने पहचाने थे। मम्मी, अगर मैं आपसे दूर चली जाऊँ तो? उस दिलकश चेहरे ने पूछा। समीना सुन सी रही थी। वहाँ एक धमाके से तेज़ रोशनी फैल गई, यहाँ तक कि समीना की आंखें चंधिया गई। बड़ी मुश्किल से अपनी दुखती हुई आंखों को उन्होंने उस रोशनी में देखने की काबिल किया। तभी उस तेज़ रोशनी में से एक स्याह चोखा पोश हाथ में खंजर लिए मावा की तरफ झपटा और उसका सर तन से जुदा कर दिया। एक ज़ोरदार चीख उनके लबों से निकली और खौफ के नाकाबिले बयान एहसास के साथ समीना होश में आ गई। उनके गिर्द तेज़ तेज़ आवाज़ें थी। डॉक्टर नर्स को हदायत दे रहा था। जैडी उस रोज़ से अस्पताल में बंधा बैठा था। वो नुस्खा जिस पर से उसने खातून का नाम पढ़ा, बेध्यानी में वो गवा बैठा था। अब उसके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिससे खातून के घर वालों का पता लगाया जा सके। अगर नुस्खा होता तो क्लिनिक से मालूमात हासिल की जा सकती थी। खातून को ज़्यादातर मस्किन अद्वियात के ज़ेर असर रखा जा रहा था। जितना वक्त वो होश में रहती, डॉक्टर मुश्तबा की हदायत के मुताबिक उनसे कोई सवाल पूछने से एतराज़ किया जाता, क्योंकि इस सूरत में वो अपने जहन पर जोर डालती, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जैडी वहीं खड़ा रहकर डॉक्टर की अगली हदायत का इंतज़ार करने लगा। चौधरी दीन मोहम्मद की बीवी ज़ोहरा के इंतकाल की खबर जंगल की आग बनकर फैल गई। ये कैसे मुमकिन था? बाजी ज़ुबैदा तक इत्तला न पहुंचती। ऐसी बुरी खबर सुनकर उसका कलेजा किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। अभी एक रोज़ पहले तो भावत से मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो वो भली चंगी दिखाई देती थी। फिर यकायक ऐसा क्या हुआ कि उसके भाई की ज़िंदगी इतने बड़े अलमिए से दो चार हो गए? सदमे और गम से नढाल बाजी ज़ुबैदा रोती हुई अपने मैके पहुंची ताकि गमज़दा भाई को दिलासा दे सके। सहन के बीचों बीच चारपाई बिछाकर मैयत रखी गई थी। इर्द गिर्द गाँव की और रिश्तेदार ख़वातीन बैठी बीन डाल रही थी। उसने देखा जन्नत चारपाई के करीब दो जानों बैठी टकर टकर माँ का चेहरा देख रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और बड़ी बड़ी आंखों में आगाही और गम हलकोरे ले रहा था। बाजी ज़ुबैदा के दिल पर आरी सी चल गई। उसका दिल चाहा दौड़ कर जाए और भतीजी को बाहों में समेट ले, लेकिन इससे कबल कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाती, रिश्तेदार ख़वातीन आकर उससे गले मिलते हुए पुरसा देने लगी। बाजी ज़ुबैदा का बस न चलता था जल्दी जल्द भावज का चेहरा देख ले, लेकिन हर कोई उसके गम का इजहार करने के लिए बेचैन था। इसी दौरान उसने दीन मोहम्मद को देखा। वो मर्दाने से निकलकर सहन की तरफ आ रहा था। बाजी ज़ुबैदा पर नज़र पड़ते वो ठठक कर रुक गया। उसकी नम गमज़दा आंखों से यखलक शरारे निकलने लगे थे। उसने पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता बाजी ज़ुबैदा के सामने आ रुका। भाई को देखकर बाजी ज़ुबैदा खुद पर काबू नहीं रख सकी और बाजू फैलाकर रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन दीन मोहम्मद ने सख्ती से उसके हाथ झटक दिए। तू दहलीज पार कर आई, इसी को बहुत समझ। अब नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी को मारने वाले की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ना ही अपनी बीवी की शक्ल उसे देखने दूंगा। मैयत वाले घर में यखलक खामोशी छा गई। इस कदर नफरत भरे अंदाज पर बाजी ज़ुबैदा के आंसू भी ठटक से गए। दीन मोहम्मद, तू पागल तो नहीं हो गया? सेन में फैले सन्नाटे को दीन मोहम्मद की माँ की आवाज़ ने तोड़ डाला। आन की आन, सरगोशियाँ और क्या सराइयाँ सारे में गर्दिश करने लगी। किसी ने कहा, दीन मोहम्मद का दिमाग सदमे ने उल्ट दिया है। कुछ नहीं हुआ मेरे दिमाग को, दीन मोहम्मद भड़क कर बोला। बाजी ज़ुबैदा ने ज़ोहरा को कत्ल किया है। दीन मोहम्मद, होश कर। बाजी ज़ुबैदा ने पता नहीं कैसे ज़बान खोली। होश करूं मैं किस लिए? पहले फ़रूक ने मेरी जन्नत को कत्ल करने की कोशिश की और अब तूने मेरी बीवी को कत्ल करवा दिया। मैं पूछता हूँ बाजी ज़ुबैदा, तू मेरी खुशियों की दुश्मन क्यों बनी हुई है? मुझे गलत फहमी नहीं हुई, मुझे जन्नत ने सब कुछ बता दिया है। क्या बताया जन्नत? बाजी ज़ुबैदा बेयकीनी से बोली। कल तुम ज़ोहरा से बाज़ार में मिली थी, तुमने उसे गालियाँ दी, बददुआएँ दी और तुमने कहा दीन मोहम्मद ने सारा ख़ानदान तोड़ दिया, ऐसा जन्नत की वजह से, और यह कि जन्नत मर जाए तो अच्छा है। तेरी बददुआ जन्नत के बजाय ज़ोहरा को लग गई। बाजी ज़ुबैदा ने ठठरी हुई आंखों से जन्नत को देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था दीन मोहम्मद, फ़ारूक भी उस वक्त साथ था, तू उससे पूछ ले। मुझे उस पर भरोसा है न तुझ पे। वो नफरत से फुनकारा। तुझे गलत फहमी हुई होगी दीन मोहम्मद, ज़ुबैदा तेरी बहन है, दुश्मन नहीं कि बददुआएँ दे। जन्नत ने ज़रूर झूठ बोला होगा। अहले बरादरी में से किसी ने कहना चाहा, लेकिन दीन मोहम्मद की तेज़ आवाज़ ने उसे खामोश करवा दिया। मेरी जन्नत झूठ नहीं बोलती। फिर उसने जन्नत को अपने पास बुलाया। इन सबको बता जन्नत, इस औरत ने यह सब कहा था कि नहीं? सबकी नज़रों ने जन्नत का घेराव कर लिया। वो माँ के गम से बेहाल थी, कुछ बाप के गुस्से और लोगों की खोजती नज़रों ने घबराहट तारी कर दी। तभी इस बात में सर हिला दिया, वरना सच तो यह कि उसे याद ना था पुप्पी ज़ुबैदा ने अम्मा से क्या कहा, और वो ये सारी दास्तान बाप को किन अल्फाज में सुना चुकी है।
बाजी ज़ुबैदा हक्का बक्का रह गई। ये छटांग भर की लड़की किस कदर सफाई से झूठ बोल रही गई थी। तीर मोहम्मद, जन्नत बच्ची है, क्या खबर उसने क्या सोचकर तुझसे ये सब कह दिया। मेरा भरोसा कर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये झूठ बोल रही है। बाजी ने तहम्मुल से समझाना चाहा मगर बेसूद। तीर मोहम्मद को बीवी की नागहानी मौत और बेटी की मोहब्बत ने पागल कर दिया था। जन्नत कभी झूठ नहीं बोलती, सुना तूने, उसने दहाड़ कर कहा। फिर उसने एक बार फिर ज़ुबैदा बाजी को घर से निकाल दिया और ज़ोहरा का चेहरा भी देखने नहीं दिया। बाजी ज़ुबैदा रोती और दिल गिरफ्ता उस घर से निकली थी। गांव के हर फर्द ने इस किस्से का अपनी अपनी समझ के मुताबिक तज्जिया किया, लेकिन 8 साला जन्नत ने अपनी माँ की वफ़ात वाले रोज़ जो सबक सीखा वो ये था कि जन्नत कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा जो कहती है वही सच होता है। धुंध आलूद शाम धीरे धीरे धरती पर उतरने लगी थी। अजीब सा सकूत था जिसकी महीन चादर आसमान से ज़मीन तक तनी हुई मालूम होती थी। कॉरिडोर के सतून, पेड़ पौधे, पाम के दरख्त, हर चीज़ खामोश खामोश सी लगती थी, हत्ता कि अस्पताल की वो लॉबी भी जो ऐन उनके कमरे की खिड़की के सामने से गुजर रही थी। तभी दरवाज़ा आहिस्ती से चरचराया। समीना ने एहतियात से गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। उनकी गर्दन पर कॉलर लगा हुआ था जिससे गर्दन हिलाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने आपकी फैमिली को इत्तला भिजवा दी, वो लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये वहीं था जिसके बारे में नर्स उन्हें बता चुकी थी कि वहीं उन्हें अस्पताल लाया था और किसी फैमिली मेम्बर की तरह दिन रात उनकी तीमारदारी कर रहा है। समीना कसदन मुस्कुराई। शुक्रिया बेटे, नर्स ने मुझे बताया, आपने मेरा बहुत ख्याल किया। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें आंटी, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। वो कुर्सी घसीट कर बेड के करीब बैठ गया। नहीं खैर, हर कोई किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ वो लोग दूसरों की मदद करते हैं जिनके दिल में बहुत अच्छे होते हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है बेटे, वरना आज के दौर में कौन है जो बिना मतलब किसी के लिए इतना तरद्दुद करे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी और बेहद शुक्रगुजार थी। जज़ाकल्लाह, मैं हमेशा याद रखूँगी। एक अच्छे बच्चे ने उस वक्त मेरी मदद की जब मैं बिल्कुल अकेली थी। बहुत खुशकिस्मत हैं आपके वालिदैन जिन्हें खुदा ने इतनी साले औलाद दी। तभी जैडी का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अपनी इतनी तारीफ़ें सुनकर बड़ी घबराहट महसूस होने लगी थी। छोड़िए इन बातों को, हम खाना खाते हैं। लंच टाइम तो नहीं है, लेकिन खैर कमाल, मैंने तुम्हें सूप लाने के लिए कहा था। वो अपनी जगह से उठकर खुद ही जायज़ा लेने लगा। समीना इस दौरान उसका जायज़ा लेती रही। जैडी के लिए उनके दिल में सचमुच बहुत अच्छे ख्यालात पैदा हो रहे थे। वो शाइस्ता इतवार था, बेहतरीन तरबियत में पला बड़ा था। उसका अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल ना था। समीना की मदद करके उनकी तरफ से शुक्रगुजारी की सनत तो उसे हासिल हो चुकी थी, लेकिन ऐसा ना होता तब भी जैडी को पसंद करने की कुछ कम वजूहात ना थी। अच्छी शक्ल, अच्छा लिबास, बात करने का बेहतरीन अंदाज़ और सबसे अहम और नुमायाँ खसूसियत उसके चेहरे की मासूमियत थी। बिल्कुल बच्चों जैसा भोलपन जो उसे बहुत सारे लोगों में नुमाया करता था। हो सकता है सिंध कवि में ये खसूसियत अच्छी न लगती हो, मगर समीना को उसके चेहरे की मासूमियत ने अपील किया था। उन्हें फ़िज़ान याद आया, शहरोज़ याद आया था। जैडी ने उनके सामने टेबल सेट की, फिर चूँकि समीना का दायां बाजू प्लास्टर की जद में था इसलिए उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाते हुए इधर उधर की छोटी छोटी बातें करने लगा। समीना उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती रही। फिर उन्होंने कहा, मैं ही बोलती रहूँगी, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। मैं, जैडी ने पल भर के लिए सोचा, अपने बारे में क्या बताऊँ आंटी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो झिम कर हंसा। फिर भी समीना ने इसरार किया, कुछ तो बताओ, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितने बहन भाई हो, वालिद साहब क्या करते हैं वगैरह। समीना को बोलने का शौक़ तो बहुत था, तभी मुस्तकिल बोलने से गर्दन में उठते हल्के हल्के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी। फिर जैडी के बारे में जानना भी चाह रही थी। जाहिर है वो उनका मोहसिन जो था। तभी सवाल पे सवाल करती चली गई। कोई ना कोई तारुफ तो हर किसी का होता है, उन्होंने कहा। तारुफ? जैडी ने पल भर को सोचा। आंटी कोई बहुत काबिल फ़ख्र तारुफ तो नहीं है, मेरा आम सा इंसान हूँ, लेकिन आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है, तालीम के सिलसिले में लाहौर आया हूँ। वैसे हमारा हवाई गाँव साहिवाल से थोड़ा आगे, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है मेरा। दिलावर हुसैन भट्टी का नाम शायद आपने कभी सुना हो। वो मेरे दादा जान थे और पंजाब के चंद नामवर ज़मींदारों में शुमार होते थे। साहिवाल से उकाड़ा के नवाह का अक्सर ज़रई इलाका हमारा मलकियत है, लेकिन ज़मींदारी के अलावा कुछ साइड बिज़नेस भी हैं जो मेरे बाबा जान, चचा जान और ताऊ जान के साथ मिलकर संभाल रहे हैं। हम 4 भाई हैं, बहन कोई नहीं है। मेरा नंबर दूसरा है, वो सरसरी अंदाज में बताता जा रहा था और चूँकि वो नज़रें झुकाकर बात कर रहा था और उसका सारा ध्यान भी समीना को सूप पिलाने की तरफ था, इसलिए वो उनके चेहरे पर फैले हैरानी और किसी कदर बेयकीनी के तासुरात भांप ही नहीं सका। समीना के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये उल जलूल, हुलिये वाला और आजिज़ मिजाज लड़का किसी रईस ख़ानदान का चश्मो चराग हो सकता है। दादा का क्या नाम बताया? उन्होंने उसको बात काटते हुए पूछा। जी, दिलावर हुसैन भट्टी। जैडी उनके लहजे की तेज़ी पर हैरान हुआ।
क्या ये वही दिलावर हुसैन भट्टी है जिन्हें सन 65 की जंग में बहादुरी से लड़ने पर फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया था? जी हाँ, मेरे दादा जान को फ़ौजी एजाज़ तो मिला था। जेरी को खुशगवार सी हैरत हुई। लेकिन क्या आप मेरे दादा जान को जानती हैं? उसने इस्तेफ़ामी अंदाज़ में उनकी तरफ देखते हुए पूछा था। समीना इस सवाल पर गड़बड़ा गई। मैंने अपने फ़ादर से उनका बहुत ज़िक्र सुन रखा है। समीना ने फ़ौरन बात संभाली। वो उनकी बहादुरी की बहुत तारीफ़ करते थे। तुम्हारी फैमिली में और भी कोई आर्मी में है? उन्होंने कमाल खूबसूरती से बात टाल दी थी। जी नहीं, और कोई नहीं है। मेरे बड़े भाई को शौक़ था कि वो आर्मी ज्वाइन करे, मगर दादी जान को ये फील्ड पसंद नहीं है। उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो भाई ने ख्याली दिल से निकाल दिया। वो सरसरी अंदाज में मगर तफसील से बताने लगा। तभी नीमवा दरवाजे को धकेलकर फिज़ान ने अंदर झांका। समीना का चेहरा नजर आते ही उन्होंने सुकून की सांस भरते हुए दरवाज़ा पूरा खोल दिया। उनके अकब में मावा थी। मम्मी, वो लपक कर आई और उनसे लिपट कर रोने लगी। समीना ने दूसरे बाजू से उसे खूब लिपटाकर प्यार किया। परेशान वो भी थी, मगर मावा की तरह हवास पाख्ता नहीं हुई थी। फिज़ान जैडी की तरफ मतवज्जे थे। आप? उन्होंने मसाहिफ़ा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं जैडी, मेरा मतलब है मैं जलालुद्दीन हूँ। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। जैडी ने फिज़ान से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया था। सो नाइस ऑफ़ यू जलाल साहब, आपने बड़ी मदद की। सारी सूरत हाल मालूम होने के बाद फिज़ान ने तशक्कुर अमेज़ अंदाज में कहा था। जैडी सादगी से मुस्कुरा दिया। शर्मिंदा ना करें, इंसानियत के नाते इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। बहरहाल आइए मैं आपको डॉक्टर से मिलवा देता हूँ, और कुछ अस्पताल की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करना होती हैं वो भी कर लेते हैं। फिज़ान के इस बात में सर हिलाने पर उसने समीना की तरफ देखा। माँ बाप भी उनसे लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जैडी के ज़हन पर पहचान की बर्क चमकी। उसकी नज़रें तेज़ी से मावा के पैरों की तरफ गई थी। साथ ही उसे मावा का जारहाना अंदाज़ याद आ गया। खदशा गुजरा कहीं वो फिर से झगड़ा शुरू न कर दे। यही मुनासिब था कि जल्दी से जल्द यहाँ से खिसक लिया जाए। ओके आंटी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं चलता हूँ, उसने समीना से कहा। तब समीना ने मावा से तवज्जो हटाकर उसकी तरफ यूँ देखा जैसे उसे भूल ही गई हूँ। फिर मुस्कुराई। ठीक है बेटे, लेकिन दोबारा ज़रूर आइएगा, मुझे खुशी होगी। जैडी ने सादतमंदी से सर हिला दिया और खुदा हाफिज़ कहकर कमरे से बाहर निकल गया। फिज़ा ने बाहर जाने से पहले मावा को कंधों से पकड़कर समीना से अलग कर दिया और डपटने वाले अंदाज में बोले, आपा का एक बाजू पहले ही टूटा हुआ है, दूसरे से तुम लटक कर उसे भी ना तोड़ देना। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके चले गए। बस भी करो मावा, और कितना रोगी, समीना ने एक हाथ से उसके बाल चेहरे से हटाते हुए प्यार से कहा था। मावा के आंसू थमते थमते और शिद्दत से बहने लगे। ये क्या हो गया मम्मी, आपको कितनी चोटें आई हैं, उसने सिसकते हुए कहा। जो किस्मत में हो वो मिलकर रहता है, चाहे कोई ज़ख्म ही क्यों ना हो। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, समीना ने रसान से कहा। और तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है, कपड़े लगता है कहीं दिन से नहीं बदले, किस कदर सिलवटें पड़ी हुई हैं, और बाल लगता है सारी ज़िंदगी ब्रश नहीं किया, और आंखों का अशर देखो। मेरी मम्मी 3 दिन से लापता थी, आपके ख्याल में ऐसी सिचुएशन में कोई 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए था, उसने खफकी से कहा। अरे मेरी तो हसरत ही रहेगी कि मेरी बेटी कभी कोई 16 श्रृंगार करके दिखाए। तुम्हें तो ये सारी चीज़ें आउटडेटेड लगती हैं, और सिर्फ तुम ही क्यों, आजकल की सारी लड़कियां ऐसी ही हैं। 16 श्रृंगार तो भाई हमारे ज़माने में ही हुआ करते थे, समीना ने कहा। अब आप अपने ज़माने के किस्से लेकर मत बैठ जाइए, मावा चिढ़कर बोली। मुझे बताइए एक्सीडेंट कैसे हुआ। किस कदर अहमकाना सवाल है बेटी, एक्सीडेंट वैसे ही हुआ जैसे अमूमन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। समीना की से मिजाज खूब चमक रही थी। मैंने आपसे कहा था ना, आप अकेले घर से बाहर मत जाइएगा, मैं आपको खुद लेकर जाऊंगी, उसकी नाराज़ी उठ कर आई। एक्सीडेंट तो तब भी हो सकता था, समीना ज़ोर देकर बोली। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा, मगर समीना ने रोक दिया। बस अब और कोई बात नहीं होगी, जो होना था हो गया, मैं ज़िंदा हूँ, ये भी अल्लाह का करम है। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। मावा उन्हें देखती रही, उसकी नम आंखों में तेज़ी से पानी जमा हो रहा था। फिर वो जज्बातीपन से उनसे लिपट गई। आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होना था, अब्बू के बाद आपको खोने का हौसला नहीं है मुझ में मम्मी, वो दिल में कह रही थी। जिस वक्त फिज़ान वापस आए, रोने धोने का सीन हनूस जारी था, और बकौल उनके मावा समीना आपा के कंधे से लटकी हुई थी। बस भी करो मावा, क्यों रो धोकर आपा को परेशान कर रही हो। और आपा, आपका भी जवाब नहीं, क्या ज़रूरत थी बस को इतनी ज़ोर से टक्कर मारने की। जलाल साहब बता रहे थे, बेचारी बस का सामने वाला हिस्सा तो बिल्कुल डैमेज हो गया। फिज़ान की संजीदगी, उन दोनों की आंखों में नमी समेत हंसी आ गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।